हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रुचि झा एनवो ज्योग्राफी यूपीएससी एंड पीसीएस चैनल। तो आज हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी 10th क्लास का, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। चैप्टर बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है, स्कोरिंग है, तो प्लीज़ ध्यान से समझना। मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है तो आप ध्यान से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। बचपन से पढ़ते हुए आए हो, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? फ्लोरा एंड फौना की जो वेराइटीज़ देखने को मिलते हैं हमारे अर्थ पे, उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। वेराइटी ऑफ लाइफ जब हमें देखने को मिलती है, वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें जब देखने को मिलता है, उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। फ्लोरा मीन्स फ्लावर, फौना मीन्स एनिमल्स वगैरह से रिलेटेड। ठीक है, फ्लोरा से फ्लावर याद कर सकते हो, तो प्लांट हो गया, तो वो फ्लोरा प्लांट को डिनोट करता है, फौना एनिमल्स को डिनोट करता है। बायोडाइवर्सिटी इज रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ लाइफ को दिखाता है। इट इज सीन इन द नंबर ऑफ द स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम ऑन द एंटायर अर्थ। इंडिया हमारी बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज़्यादा रिच है। बायोडाइवर्सिटी मतलब कि इंडिया प्लांट्स एंड एनिमल्स की स्पीशीज़ में बहुत ज़्यादा रिच है। इंडिया के पास टोटल 8 नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ स्पीशीज़ देखने को मिलते हैं पूरे वर्ल्ड के हिसाब से। 81,000 स्पीशीज़ ऑफ फौना देखने को मिलते हैं, 47,000 स्पीशीज़ ऑफ फ्लोरा देखने को मिलते हैं, और 15,000 फ्लावरिंग स्पीशीज़ आर एंडेमिक टू इंडिया। एंडेमिक का मतलब होता है जो पर्टिकुलर किसी एरिया से ही बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हम एंडेमिक का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एंडेमिक मतलब कि कोई पर्टिकुलर एरिया से ही बिलोंग कर रहा है और किसी जगह से बिलोंग नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल हम भी आगे वाले स्लाइड्स में देखेंगे। फ्लोरा एंड फौना क्या डिनोट करते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ। फ्लोरा इज द टर्म यूज टू डिनोट प्लांट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। द टर्म फ्लोरा इज लैटिन, मीन्स गॉडेस ऑफ द फ्लावर। ओके, एंड फौना इज यूज टू डिनोट स्पीशीज ऑफ द एनिमल्स। एनिमल्स को दिखाता है फौना, एंड फ्लोरा दिखाता है गॉडेस ऑफ द फ्लावर को। अब आपकी इसी बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट मिल रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से। इन सब रीज़न की वजह से आपकी बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट मिल रही है। 10% फ्लोरा एंड 20% ये कुछ डेटा दे रखा है। मैमल्स जो है हमारे थ्रेटन लिस्ट में आते हैं। 79 species of mammals and 44 of birds and 15 of reptiles and 3 amphibians are threatened. ये कुछ डेटा है, ये आप रीड कर सकते हो। बाकी कैटेगरी भी हम आगे अंडरस्टैंड करते हैं। फॉरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा थ्रेटन में आ चुका है, तो इसलिए वी नीड टू कंजर्व दीज रिसोर्सेज फॉर दीज बायोडाइवर्सिटी फॉर आर गुड इकोसिस्टम। ये कुछ स्पीशीज़ है जो क्रिटिकल सिचुएशन में आ चुकी है, जैसे कि चीता, फॉरेस्ट सॉर्टेड ऑलेट, माउंटेन क्वेल एंड द पिंक हेडेड डक, तो अब देखने को ही नहीं मिलता है। फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट एक ऐसा लार्ज एरिया ऑफ लैंड है जो कि कवर्ड विद ट्रीज़ है और अदर वुडी वेजिटेशन है। ओके, एक ऐसा लार्ज एरिया लैंड है जहाँ पे ट्रीज़ से कवर किया गया है वो एरिया, और वुडी वेजिटेशन देखने को मिलता है। फॉरेस्ट पूरे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे डोमिनेंट है और डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे ग्लोब पे। ये फॉरेस्ट की पिक्चर आप देख सकते हो, इस तरीके की फॉरेस्ट देखने को मिलती है हमें। ये टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है। ये इस चैप्टर में आप इतना ही जानोगे कितने टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट होते हैं। 5 टाइप्स होते हैं: ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न एंड स्क्रब, माउंटेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव एंड द फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट की एक्सप्लेनेशन हम एक अलग से चैप्टर वाइज करेंगे। एक अलग से चैप्टर है क्लास 9th में, हम वो करेंगे। पहले अभी हम बस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट जान लेते हैं। अब वेनिशिंग फॉरेस्ट क्या होता है? वेनिश्ड मतलब होता है लुप्त होना, वेनिश्ड मतलब होता है ख़त्म होना। डेफोरेस्टेशन इंडिया में इतनी ज़्यादा स्ट्रैगिंग है, इतनी ज़्यादा हो रखी है कि जिसकी वजह से फॉरेस्ट जो है वेनिश होता जा रहा है। हर 2 साल पे फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, हर 2 साल पे स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है। तो 2019 में एक रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था कि 3,976 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट जो है वो इंक्रीज किया गया है अकॉर्डिंग टू द 2017 रिपोर्ट। ओके, सो दिस इज अपेरेंट इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर ड्यू टू प्लांटेशन बाय डिफरेंट एजेंसी। अलग अलग एजेंसी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि हमें किस तरीके से फॉरेस्ट को उगाना है और एक नए पेड़ वगैरह उगाने हैं, तो ये अलग अलग एजेंसी का काम होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका वेनिशिंग फॉरेस्ट का ही है नेक्स्ट टॉपिक। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो होती है वो नेचुरल फॉरेस्ट और प्लांटेशन को डिफ्रेंशिएट नहीं करती है, तो इसकी वजह से हमारे पास प्रॉपर एक्यूरेट रिपोर्ट नहीं आती है नेचुरल फॉरेस्ट रिपोर्ट की। वाइल्ड लाइफ क्या होता है? वाइल्ड लाइफ एक ऐसा एरिया है, मींस एरिया में मतलब जहाँ पे एरिया नहीं है। वाइल्ड लाइफ एक ऐसे एरिया में जहाँ पे अनडोमेस्टिकेटेड मतलब आप जिसको डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते हो, जिसको आप पाल नहीं सकते हो,
ठीक है। अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लीव करते हैं ऐसे पर्टिकुलर एरिया में और उनको फिर हंटेड किया जाता है फॉर फूड, स्पोर्ट्स एंड प्रॉफिट के लिए, तो वो वाइल्ड लाइफ कहलाता है। वाइल्ड लाइफ आपकी इकोसिस्टम में देखने को मिलता है। ये वाइल्ड लाइफ की कुछ पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है क्या, क्यों हमें इतनी इंपॉर्टेंस है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की? फॉरेस्ट सबसे पहले तो वाटरशेड का रोल प्ले करता है। ये वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट है, वाइल्ड लाइफ मतलब रहते हैं यहाँ पे, हमें इकोनॉमिक बेनिफिट देता है, हमारा क्लाइमेट कंट्रोल होता है। वाइल्ड लाइफ हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करता है, तभी हम इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए सोचते हैं, जिससे हमारा इकोसिस्टम बैलेंस्ड रहे। फूड चेन हमारा मेंटेन रहता है और रिक्रिएशन, आजकल टूरिज़्म एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये सब भी देखने को मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज़, 6 टाइप के स्पीशीज़ को हमने क्लासिफाइड कर रखा है नॉर्मल स्पीशीज़ में, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, रेयर एंड एंडेमिक एंड एक्सटिंक्ट। नॉर्मल स्पीशीज़ वो होते हैं जो कंसिडर्ड करे जाते हैं आपके सर्वाइवल के लिए, मतलब कि सर्वाइवल हो सकता है, अगर हम उनको छोड़ दें तो वो सर्वाइव कर सकते हैं, वो नॉर्मल स्पीशीज़ होता है। ठीक है, ये जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैटल, सैल, पाइन, रोडेंट। तो ये हो गई कैटल, सैल, पाइन एंड रोडेंट। रोडेंट ये जो आपको मंगूसा देखने को मिल रहा है, चूहा सा, ये रोडेंट है। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो होते हैं जो डेंजर्ड जोन में होते हैं, अगर हम इनको बचाएंगे नहीं, इनके नेगेटिव फैक्टर को बचाएंगे नहीं, तो ये एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। तो ये क्या हो सकते हैं? एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैक बक, इंडियन वाइल्ड एज लॉयन टेल्ड मैकेक्वे। तो आप ये देख सकते हैं लॉयन टेल्ड मैकेक्वे, ब्लैक बक, इंडियन वाइल्ड एज की पिक्चर एंड क्रोकोडाइल की पिक्चर। वल्नरेबल और एंडेंजर्ड ऑलमोस्ट सेम होते हैं। अगर वल्नरेबल को हम नहीं, नेगेटिव फैक्टर उसके नहीं बचाएंगे, कंटिन्यू होता रहेगा, वो ऑपरेट होता रहेगा, तो वो एक्सटिंक्शन में जा सकता, वो एंडेंजर्ड में जाएगा बेसिकली। मतलब कि एंडेंजर्ड से पहले वल्नरेबल आती है, तो वल्नरेबल में जाएगा वो पहले, वल्नरेबल से फिर वो एंडेंजर्ड में जाएगा, एंडेंजर्ड के बाद वो एक्सटिंक्शन में जाएगा। तो इसलिए हमें स्पीशीज़ को वल्नरेबल से नॉर्मल कैटेगरी में लाने की ज़रूरत है, ना कि एंडेंजर्ड कैटेगरी में लाने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल एशियाटिक एलिफेंट एंड गैंगेटिक डॉल्फिन देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हैं, एशियाटिक एलिफेंट एंड गैंगेटिक डॉल्फिन एंड ब्लू शिप। रेयर स्पीशीज़ वो होते हैं जो बेसिकली बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं, मतलब कि बहुत ही रेयर इनका प्रेजेंस देखने को मिलता है। ठीक है, स्पीशीज़ विद स्मॉल पॉपुलेशन होते हैं, ये काफ़ी स्मॉल पॉपुलेशन ही इनकी होती है। ये एंडेंजर्ड या वल्नरेबल कैटेगरी में चले जाते हैं अगर इनके नेगेटिव फैक्टर को कंटिन्यू करा जाएगा तो। जैसे फॉर एग्जांपल वाइल्ड एशियाटिक बुफेलो, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल। दिस इज अ पिक्चर ऑफ हिमालयन ब्लैक बियर, डेजर्ट फॉक्स, हॉर्नबिल। एंडेमिक वो होते हैं जो पर्टिकुलर एरियाज़ में फाउंड किए जाते हैं, जैसे कि आइसोलेटेड होते हैं बेसिकली ये। जैसे एग्जांपल ऑफ अंडमान का टील, निकोबार का पिजन और अंडमान वाइल्ड पिग एंड मिथुन इन द अरुणाचल प्रदेश। बच्चे ये आपको सिर्फ पर्टिकुलर एरिया में ही देखने को मिलता है, उसे हम एंडेमिक स्पीशीज़ कहते हैं। यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, अंडमान टील, निकोबार पिजन एंड अंडमान वाइल्ड पिग की। एक्सटिंक्ट मतलब लुप्त हो चुके हैं, वो नॉट फाउंड आफ्टर सर्च फॉर ऑफ नोन लाइकली एरियाज वेयर दे वे अकर। जहाँ पर उनको ढूंढा जा सकता था, अगर वो वहाँ पे भी नहीं मिल रहे हैं तो वो एक्सटिंक्शन स्पीशीज कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एशियाटिक चीता, पिंक हेडेड डक। ये छोटा सा फ्लो डायग्राम बनाया गया है कि किस तरीके से नॉर्मल स्पीशीज से एक्सटिंक्शन पे आ गया है। अच्छा, अब आप ये पढ़ते हैं, अब वो फैक्टर्स बताइए जिसकी वजह से फ्लोरा एंड फौना डिप्लीट हो रहे हैं। तो पॉलिसीज़ जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे बनाई गई थी, उनकी वजह से भी फ्लोरा एंड फौना डिप्लीट देखने को मिलते हैं। जैसे एक्सपेंशन ऑफ रेलवे ट्रैक बनाने की वजह से क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, काफ़ी एग्रीकल्चर पैचेस को हटाए जाते हैं। तो और कमर्शियल साइंटिफिक फॉरेस्ट्री यूज़ किया जाता है, माइनिंग यूज़ किया जाता है, तो ये एनरिचमेंट ऑफ प्लांटेशन होती है। तो ये फैक्टर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना है। जैसे कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो गई, रिवर वैली प्रोजेक्ट बनाना है, कहीं डैम को हटाना, डैम बनवाना है,
माइनिंग एक्टिविटीज़ करवानी है, हंटिंग एंड पोचिंग करवानी है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में जो आते हैं, ये सारी चीज़ें भी हमारी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को ख़त्म कर दी जा रही हैं। ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं। हिमालयन यू के बारे में बता देती हूँ। हिमालयन यू एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसा कंपाउंड है जो एंटी कैंसर मेडिसिन है। ओके, दिस इज़ अ एंटी कैंसर मेडिसिन और इसका इतना ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो चुका है कि ये थोड़ा ख़त्म हो गया है। अब हम पढ़ते हैं कि हमें फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ को बचाने की ज़रूरत क्यों है, मतलब वाई डू वी नीड टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सबसे पहले आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट मेंटेन्स द इकोसिस्टम, इट मेंटेन्स द फूड चेन, सो वी शुड एफॉरेस्टेशन नॉट डिफॉरेस्टेशन डू। तो मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस फॉर सपोर्टिंग लाइफ, सबसे पहले तो सपोर्टिंग लाइफ के लिए हमारी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ज़रूरी है। प्रिजर्विंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीशीज़ को बचाने की ज़रूरत है। इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है प्लांट एंड एनिमल। फ्यूल, फॉडर, डोमेस्टिक नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन, फ्यूल का भी रोल प्ले करता है। ओके, फॉडर का भी, डोमेस्टिक नीड्स का भी, ये फॉरेस्ट से ही आते हैं, एनी वाइल्ड लाइफ से ही आते हैं। नीड्स ऑफ विलेजेस, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री, छोटे मोटे विलेज जो हैं इनके ऊपर अपनी स्केल इंडस्ट्री के लिए डिपेंडेंट रहते हैं, तो दैट्स वाई वी नीड टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अब ये कल्चरल डाइवर्सिटी जो है ये लॉस होती जा रही है और इसका साथ साथ वुमेन के हेल्थ प्रॉब्लम्स पे देखने को मिलता है। ड्रॉट एंड डिफॉरेस्टेशन जो इंक्लूडेड फ्लड्स आ रहे हैं, ये है पुअर एरियाज अफेक्टेड द मोस्ट। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, अब कंजर्वेशन कैसे किए जाते हैं, कंजर्वेशन कैसे होता है, तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के हिसाब से हम अपने वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं। प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ को, जो प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ है उनको पब्लिश कर सकते हैं कि हम इन स्पीशीज़ को बचा सकते हैं। हंटिंग एंड रेस्ट्रिक्शन, हंटिंग पे बैन लगा सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन कर सकते हैं ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ में। इस्टेब्लिश कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को और नेशनल पार्क को। प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग स्पीशीज़ एंड एनिमल। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, क्या होता है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के हमने कुछ टाइप्स पढ़े हैं, तो दे आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। सबसे पहले रिजर्व फॉरेस्ट आता है, तो हम देखते हैं मोर देन हाफ ऑफ द एरिया जो है वो आपका रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आता है। और रिजर्व फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होता है हमारी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में। तो रिजर्व फॉरेस्ट को हम रिजर्व करके रखते हैं जिससे कि हम अपने कंजर्व कर सकें फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो होते हैं, ऑलमोस्ट 1/3 टोटल फॉरेस्ट एरिया जो है वो हमारी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आता है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही डिक्लेयर करती है कि 1/3 हमें बचा के रखना चाहिए। और ये अगर हम नहीं बचा के रखेंगे तो ये डिप्लीट हो जाएंगे, मतलब ख़त्म हो जाएंगे। अनक्लास्ड फॉरेस्ट जो होता है, अनक्लास्ड फॉरेस्ट आपका वेटलैंड बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, मतलब कि वो फॉरेस्ट जो आपके गवर्नमेंट भी संभालते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल भी संभालते हैं और कम्युनिटीज़ भी संभालते हैं, तो वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट हो गई। रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट काफ़ी परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट्स कहलाते हैं। रिजर्व एंड फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो हैं वो बेसिकली इस पर्पज़ के लिए सेव किया जाता है जिससे हम उनसे टिम्बर निकाल सकें और काफ़ी फॉरेस्ट प्रोडक्ट निकाल सकें और प्रोटेक्टिव रीज़न के लिए काम आ सके। मध्य प्रदेश में सबसे लार्जेस्ट परमानेंट फॉरेस्ट है। परमानेंट फॉरेस्ट मतलब रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, ठीक है। 75% ऑफ टोटल कवर फॉरेस्ट एरिया। All northern states and parts of Gujarat have a very high percentage of their forest and unclassed forest managed by the local communities. Forest and wildlife conservation strategy जानते हैं। कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी जो है, रेगुलेटेड एंड प्लान्ड कटिंग ऑफ ट्रीज़, हमें ये करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए फॉरेस्ट फायर के ऊपर। रीफॉरेस्टेशन करना चाहिए, एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, फॉरेस्ट क्लियरेंस करना चाहिए फॉर एग्रीकल्चर एंड हैबिटेट पर्पस के लिए। प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए फॉरेस्ट का और फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स का, मतलब ओवर यूटिलाइज नहीं करना चाहिए, ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए, प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए जिससे कि हम अपने कंजर्व भी कर सकें फॉरेस्ट को। फॉरेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए प्रॉपरली।
रोल ऑफ गवर्नमेंट इन फॉरेस्ट एंड कंजर्वेशन, गवर्नमेंट का क्या रोल देखने को मिलता है। तो एक एक्ट आया था, एक्ट मतलब एक कानून आया था 1980 में, जिसमें कंट्री फॉरेस्ट को कंजर्व करके रखती है और रेगुलेट करती है। डी रिजर्वेशन फॉरेस्ट यूज़ ऑफ द लैंड नॉन फॉरेस्ट पर्पस विदाउट, मतलब कि कोई भी डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा, किसी भी तरीके का डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा विदाउट एनी अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। ओके। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ देखा जाए तो 14 बायोस्फीयर हमने पहले से ही सेटअप करके रखे हुए हैं। फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस मिलती है जो बोटानिकल गार्डन का, मतलब काफ़ी बोटानिकल गार्डन को दिया जाता है बाय द गवर्नमेंट सिंस 1992। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड मैनी अदर इको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। रोल ऑफ कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन क्या है। कम्युनिटी में देखा गया है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व जो राजस्थान में है, वहाँ के विलेजर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं कि आप यहाँ पर माइनिंग नहीं कर सकते, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को बचाते हैं। चिपको मूवमेंट इतना ज़्यादा फेमस मूवमेंट है, हर कोई जानता है, जो उत्तराखंड में हुआ था। वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन के लिए आवाज़ उठाई गई थी, लोगों चिपक गए थे, तो वहाँ पे लोगों की एक पार्टिसिपेशन थी, लोगों का एक पार्टिसिपेशन था, एक कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट थी। राइज ऑफ फार्मर एंड सिटीजन ग्रुप लाइक बीज बचाओ आंदोलन इन तेरी एंड नवदान्या। प्रोजेक्ट टाइगर हम पढ़ते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर एक वेल पब्लिसाइज्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन था पूरे वर्ल्ड में, जो 1973 में लॉन्च किया गया था। तो इनिशियली इस चीज़ में देखा गया कि 4002 थे, लेकिन धीरे धीरे जब प्रोजेक्ट टाइगर आया तो यहाँ पर हमने 4334 टाइगर को रिजर्व किया इन 1989। अब तो और ज़्यादा बढ़ गए हैं अगर आप रिसेंट रिपोर्ट देखेंगे तो। सेव देम, प्रोटेक्ट देम, don't let them be a history, so please save biodiversity. Thank you, and please like and subscribe my channel, and please like my video also and share with your friends.